हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मॉडर्न फिजिक्स में हम सबसे पहले चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा न्यूक्लियाई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर जो सिलेबस है वो क्या है, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेज, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन। तो रेडियो एक्टिविटी पार्ट रिमूव किया गया है इससे, क्योंकि केमिस्ट्री में भी रेडियो एक्टिविटी पढ़ना होता है, इसलिए उसको यहाँ से हटा दिया गया। तो कंपोजिशन में क्या क्या आप पढ़ रहे हो क्लास 9 से कि न्यूक्लियस किस चीज से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ और उसके चारों तरफ कौन, इलेक्ट्रॉन मूव आउट कर रहा। तो न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स, और इस दोनों के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में रहने वाले मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जो कलेक्शन है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इसी के पास प्रोटॉन भी मासिव है, न्यूट्रॉन भी मासिव है। तो जितने न्यूक्लियस के मास हैं वो किसके कारण आ रहे होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। इसीलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही और क्या बोल लेते हैं हम लोग, मास नंबर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, पूरे न्यूक्लियाई में करेंगे। तो मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर। अब हर एलिमेंट की पहचान क्या है, एटॉमिक नंबर। एलिमेंट को पहचानते कैसे, एटॉमिक नंबर से। मोस्ले ने दिया यही काम। तो एटॉमिक नंबर क्या है, आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट। तो और एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम लोग लिखेंगे किससे, जेड से। और किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके एटॉमिक नंबर मुझे मालूम होनी चाहिए प्रायोरिटी में, और उसके साथ साथ मास नंबर दिखाएंगे। मान लेते हैं कोई एलिमेंट क्या है, एक्स है, उसके एटॉमिक नंबर जेड, नीचे में और ऊपर में मास नंबर लिखेंगे। तो ये सिंबल हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास नंबर, और मास नंबर के पास कोई यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस है। और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो अगर अपने को मास नंबर मालूम है, जेड एटॉमिक नंबर मालूम है, क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे लिखेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कि नहीं, क्योंकि इसमें मास नंबर में क्या क्या इंक्लूड है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन ही क्या है, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर। कोई दिक्कत इसमें, लिखो इतना जल्दी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखा हुआ है तो पढ़ते कैसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वैसे ही एनपी लिखा रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कोई एलिमेंट का सिंबल ऐसा दिया हुआ रहेगा तो पूछ लेगा क्या कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, का मास नंबर क्या है। तो डेली लाइफ में दो चीजें ज्यादा यूज होता है, एक तो मास नंबर और एक एटॉमिक मास बोल, है ना। दोनों में अंतर क्या है, एटॉमिक मास और मास नंबर। इस एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर कितना, एटॉमिक मास, नहीं,
मास नंबर के पास यूनिट लेस क्वांटिटी है ये, और ये यूनिट इसके पास होते हैं, बस इतना का फर्क है। तो एटॉमिक मास जो होगा वो इसका यूनिट क्या होता है, एएमयू, है ना। तो इसको लिखना होगा, तो एटॉमिक मास मेरे से कुछ पूछेगा तो एएमयू, और ये पूछेगा तो सिर्फ एक। क्या? चलो करो। वो भी चीजें होती है, बट वो उस वे में नहीं होता कि उनमें मास नंबर बोलते हैं।
चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है साइज ऑफ न्यूक्लियस टॉपिक पे। और साइज ऑफ न्यूक्लियस में एक ही बस इसमें रिलेशन है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होगा क्या होगा, आर नॉट ए टू द पावर 1/3। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी टॉपिक से पूछा गया और इसी रिलेशन के ऊपर भी, जहां आर नॉट कोई कांस्टेंट वैल्यू है और ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास नंबर। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास नंबर। और इसमें भी एक क्वेश्चन फिक्स्ड है जो हर साल ही पूछा जाता है, अगर पूछना हुआ तो। एक रहता है एल्युमिनियम दिया और दूसरा टेरलियम के लिए पूछा जाता है। हाँ, सारे क्वेश्चन इस पे आएंगे, सारे रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे, तो भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना होगा। तो अगर दो कंपाउंड के लिए वो देखें, क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू A1/A2 पर पावर 1/3। और ये किसी में थोड़ा सा एसोसिएटेड आता है कि जब आपको रेडियस मालूम हो गया तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मालूम चला जाएगा। जब वॉल्यूम मालूम हो गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी। तो जब डेंसिटी इसके लिए निकालते हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, न्यूक्लियर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मास मान लेते हैं ए, एमयू होगा, डिवाइड बाई वॉल्यूम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 4/3 पाई r क्यू, क्योंकि स्पेरिकल मान के चलते हैं। तो आर का वैल्यू कितना, आर नॉट 8 पर पावर 1/3 का इसका क्यू करेंगे तो क्या आएगा, ए एम यू डिवाइड बाई 4/3 पाई आर नॉट पर पावर 1/r0 क्यू आ जाएगा और ए आ जाएगा। और ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसल। ए एम यू का वैल्यू फिक्स्ड है 4/3 पाई r0 का होल किया, सारे वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी मास पे, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हर एक न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या रहता है, सेम। तो यहां से पॉइंट आउट करके लिख लेंगे, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर दो न्यूक्लियस दे दिया, उसके न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछ ले तो कितना हो जाएगा, दो न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछ ले तब कितना हो जाएगा, क्यों, सारा कैंसिल। अभी इस बात का क्या लिखा हुआ है, मास नंबर से इंडिपेंडेंट है, सारे का रेशियो एक ही आएगा, हर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर डेंसिटी सेम, तो रेशियो कितना हमेशा आएगा, 1/1। इस पे आर नॉट का वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, ये रेडियस थोड़ा। और इस पॉइंट को मार्क करके लिख लेंगे। फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं वर्क एनर्जी पावर को रिलेट करके, कि एक न्यूक्लियस है उसको दो पार्ट में तोड़ दिए तो दोनों का क्या रहेगा, मोमेंटम कंजर्व। जो मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, m1v1 = m2v2। तो आपको वेलोसिटी दे दे तो मास का रेशियो पता चल जाएगा। जब मास का रेशियो पता चल जाएगा तो क्या रेडियस का रेशियो हम नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ लिखो जल्दी।
तो ऐसा कुछ है कि एक न्यूक्लियस है ना, मान लेते हैं कैपिटल एम मास का, और ये रेस्ट में था, और ये क्या करके एक्सप्लोड करके दो मास में टूट गया, M1 और M2 में। और एक्सप्लोजन क्यों हुआ? ड्यू टू द इंटरनल फोर्स। तो जो एक्सप्लोजन है ये ड्यू टू द इंटरनल फोर्स। तो यहां पर क्या देखने को मिल गया, एफ एक्सटर्नल क्या होगा, 0। जब एफ एक्सटर्नल 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेंगे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 था जब रेस्ट में था, तो फाइनली भी क्या होना पड़ेगा, 0। तो इसकी वेलोसिटी अगर v1 मान ले और इसका वेलोसिटी v2, तो इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल भी m1 v1 प्लस m2 v2। तो क्या हो जाएगा, m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2, कि नहीं? ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि अगर एक राइट डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा को किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें हम, क्या हो जाएगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो m1 बाई m2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, v2 अपॉन v1। आपको ये वैल्यू दे देगा तो मास पूछ लेगा, और ये मास को कैसे लिखेंगे, a1 इंटू amu। अगर एटॉमिक मास लिखे तो a1 बाई a2 इक्वल टू क्या हो गया, v2 बाई v1। तो आपको मास नंबर का रेशियो पता चल गया दोनों न्यूक्लियाई का। और आप जानते हैं क्या R इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट ए पर पावर 1/3। R बाई आर नॉट का होल क्यू इक्वल टू ए लिखेंगे, कि नहीं? तो अपने को यहां से क्या दिख गया कि रेडियस इज डायरेक्ट क्यू का प्रोपोर्शनल, ये लिख सकते हैं ऐसा, कि नहीं? तो यहां से a1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r1 का होल क्यू, और a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, दूसरे न्यूक्लियाई का होल क्यू, इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1। तो r1 बाई r2 निकाल सकते हैं। तो r1 बाई r2 कितना हो गया, इक्वल टू v2 अपॉन v1 पर पावर 1/। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन अगर दिमाग घूम गया एग्जामिनर का तो पूछ सकता है, लेकिन घूमेगा तो नहीं इतना। ये बता तो दिए हैं, बट इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है ना। ज्यादा फोकस आपके आर वाले पर होना चाहिए, आर इक्वल टू आर नॉट ए पर पावर 1/3। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हटा दिया है तो रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन पूछना नहीं, पूछेगा तो आगे इसी पर आगे पूछेगा वो क्वेश्चन। चलो यहां से क्या देखने को मिला कि दोनों का मोमेंटम तो सेम रहेगा, इसका मोमेंटम भी p, इसका मोमेंटम भी p ही रहने वाला। यहां से तो दिख गया m1 v1 इक्वल टू m2 v2, दोनों का मोमेंटम सेम है। मोमेंटम सेम है तो क्या पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, p² बाई 2m। मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है किसका ज्यादा किसका कम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास कम तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो अगर लिख दे यहां से कंडीशन कि m1 क्या है, ग्रेटर देन m2, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 कि नहीं? हाँ, कहीं से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? उसको इसलिए नहीं लिखे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मास पे भी डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। तो जब तक मल्टीप्लीकेशन नहीं करोगे, जब तक नहीं पता चलेगा, कंपेरेबल कंपेरिजन कर सकते हो वहां पे। इसीलिए किसी एक चीज जो चेंज नहीं हो रहा उससे कंपेरिजन कर लेते हैं। चलो उसको लिखो जल्दी। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में, आइसोटोप क्या होता, आइसोबार क्या होता, आइसोटोनिक क्या होता, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता। ये भी क्वेश्चन कुछ देखा गया, पूछा हुआ और एनसीईआरटी में लिखा पड़ा है। तो पहले क्या देखेंगे, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम जेड बट डिफरेंट ए, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोप। जैसे कार्बन के 12 13 14 का, तो कार्बन 6 12 6 13, कार्बन। उसका बाद आता है आइसोबार, क्या है, सेम ए बट डिफरेंट जेड। तो आइसोटोन के लिए सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और डिफरेंट हो भी सकता, तो इसके लिए हम सिर्फ क्या कंडीशन देते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसी तरह से एक आता है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो यहां तक कोई दिक्कत? चलो पहला क्वेश्चन, a nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei.
तो बस एक ही है रेडियस के लिए अपने पास r इक्वल टू आर नॉट ए पर पावर 1/3, तो R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1/A2 पर पावर 1/3। A1 कितना है 125 डिवाइड बाय 64 का 1/3, तो 5 का क्यू और ये 4 का क्यू, तो रेशियो कितना आ गया 5:4। चलो नेक्स्ट, the radius of 2712 aluminum nucleus is taken to be RAL, then the radius of thallium nucleus is, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में आज तक यही क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ नहीं चेंज होता, सारा सेम लाइन रहता, बस ये ऑप्शन खाली चेंज होते हैं। हाँ, तो क्या रेडियस ऑफ टेरलियम पूछा है, तो रेडियस ऑफ टेरलियम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ टेरलियम बटे एटॉमिक मास नंबर ऑफ एल्युमिनियम पर पावर 1/3। टेरलियम का कितना है 125, एल्युमिनियम का कितना मास नंबर 27 पर पावर 1/3, ये हो गया 5/3। तो आर रेडियस ऑफ टेरलियम कितना हो गया 5/3 टाइम्स ऑफ RAL, तो ऑप्शन नंबर क्या बोलिए, क्या इशू बताओ, तो ऑप्शन नंबर ए, तो रेडियस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट, if the nuclear radius of 27 aluminum is 3.6 Fermi, the approximate nuclear radius of 64 copper in Fermi, कलम चलाओ, कलम चलाओगे आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा जन में, फिर से अपने को कॉपर का चाहिए, तो आर कॉपर बटे आर एल्युमिनियम इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास नंबर ऑफ कॉपर डिवाइड बटे मास नंबर ऑफ एल्युमिनियम पर पावर 1/3। कॉपर का मास 64, एल्युमिनियम का 27 पर पावर 1/3, 64 4 का क्यू 27 3 का क्यू, तो आर कॉपर कितना हो गया 4/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एल्युमिनियम, 4/3 एल्युमिनियम का दिया हुआ 3.6, ये हो गया 4 इंटू 1.2, तो 4.8 फर्मी, ऑप्शन नंबर सी। सार में बस रेशियो खेलना आपको, उसके अलावा कुछ भी नहीं, और पूछना भी होगा तो इस बार रेशियो ही पूछेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी हट चुका है, तो वहां से क्वेश्चन आ नहीं सकता आपके पास, तो बचा इसके पास यही, और इसमें बहुत साल से पूछा नहीं है। नेक्स्ट, two nuclei have their mass number in the ratio 1:3, the ratio of their nuclear density would be, ना कॉपी चलाना ना कलम चलाना, तो अपने को पता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, मास नंबर से इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर डेंसिटी
इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो रेशियो कितना अपने को देखने को मिलेगा, 1:1। चलो नेक्स्ट, radius of 27 aluminum nucleus is about 3.65 m. Radius of thallium 125। फिर से वैसे ही रेशियो, रेशियो लिखेंगे क्या लिखेंगे, आर टेरिलियम अपॉन आर एल्यूमिनियम इक्वल टू ए मास नंबर ऑफ टेरिलियम अपॉन मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम पर पावर 1/3। तो 125/27, तो 5/3। तो आर टेरिलियम कितना हो जाएगा, 5/3 इंटू आर एल्यूमिनियम, तो 5/3 इंटू आर एल्यूमिनियम 3.6, तो 6.0। नेक्स्ट, the radius of germanium nuclide is measured to be twice the radius of beryllium 94, the number of nucleons in germanium। तो क्या लिखना अपने को, रेडियस ऑफ जर्मेनियम अपॉन रेडियस ऑफ बेरिलियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास नंबर ऑफ जर्मेनियम और मास नंबर ऑफ बेरिलियम पर पावर 1/3। अब क्या दिया, रेडियस ऑफ जर्मेनियम क्या है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम। तो रेडियस ऑफ जर्मेनियम को लिख ले 2Rb अपॉन RBe इक्वल टू AgE अपॉन मास नंबर ऑफ बेरिलियम। ये से ये क्या हो गया, दोनों तरफ Q कर दे, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू Ag अपॉन ए बेरिलियम। बेरिलियम का कितना 9 दिया हुआ मास नंबर, तो यहां से मास नंबर ऑफ जर्मेनियम में जाएगा 8 इंटू 9, 72। हाँ दोनों तरफ Q करेंगे, तो 2 का Q कितना होता है, 8। चलो नेक्स्ट करो।
A nucleus represented by symbol AXZ has A protons, Z minus A neutron, Z neutrons, A minus Z proton, Z protons and A minus Z neutrons, and Z protons and A neutron. ऑप्शन सी, क्योंकि ए एक्स जेड जहां लिखा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा, और ये क्या हमारा मास नंबर जो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के बराबर तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना ए माइनस जेड, तो इसमें क्या हो गया जेड प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन। तो दिक्कत इसमें, नेक्स्ट पार्ट आता है मास एनर्जी रिलेशनशिप जो आइंस्टीन ने दिया था। तो E इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। E क्या होगा एनर्जी डेल्टा एम, न्यूक्लियर के केस में हम लोग मास डिफेक्ट पढ़ते हैं, और C क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस का वैल्यू कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसमें जो एक डेटा याद रखना होता है कि 1 AMU जो इक्विवेलेंट होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर। तो ये रिलेशनशिप क्या कहता है कि एनर्जी को हम क्या मास में चेंज कर सकते हैं और मास को एनर्जी में। कुछ एग्जांपल बता सकते हो ऐसा कुछ घटनाएं जहां पर एनर्जी मास में चेंज हो जाती है और मास एनर्जी में चेंज हो जाता हो। न्यूक्लियर, तो जस्ट फॉर नॉलेज के लिए रख लो, दो चीजें पढ़ना होता है, एक पेयर प्रोडक्शन नाम के कॉन्सेप्ट आते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगला पड़ाव होता। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एनर्जी को हम लोग किस में चेंज करते हैं मास में, और एक होता है पेयर इनहिलेशन, तो इसमें क्या होता है मास एनर्जी में चेंज होता। कौन जो पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन का
तो जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज है ना, फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट सोलर में यूज कर लेते हैं, तो उसके अगले पड़ाव जब नैनो टेक के पार्ट में जाते हैं, तो मुझे नैनो में काम करना और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर काम करना होता, तो उस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अभी एग्जाम के लिए पढ़ो, फन के लिए पढ़ना होगा तो पढ़ लेना मेरे से। चलो, कोई दिक्कत है हमें इसमें? चलो एक क्वेश्चन बनाओ कि 0.5 ग्राम का कोई सब्सटेंस है, तो इसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा? ये तो आपको सोचना होगा, क्या क्या यूनिट यूज कर रहे हो, वैसे आएंगे आंसर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 0.2 है न्यूक्लियाई चैप्टर का, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी दिखाएंगे आपको हम। तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.5 केजी में कर दे तो 10⁻³ इंटू सी स्क्वायर, तो 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, कितना हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻16, ये हो गया 9 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। तो इसी को अलग अलग फॉर्मेट में, तो न्यूक्लियर होता है, तो न्यूक्लियर में आप जूल में काम नहीं करते, उसमें सारे काम जो काम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होते हैं। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 4.5 इंटू 10⁻13 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, सोचो। मेगा का मतलब 10⁻6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻6 से। सोचो, हमें नहीं जानते, हम सब्जी मंडी जाते हैं, कुछ भी दिक्कत हो सब्जी मंडी पहुंच जाओ। 1.6 इंटू -19 जूल इक्वल टू कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जूल इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास एनर्जी कितना है, 4.5 इंटू 10⁻13, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी भी कंफ्यूजन किसी चीजों के ऊपर हो तो सब्जी मंडी पहुंच जाओ। जूल बड़ी होगी ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक जूल से भी कम एनर्जी है। ये कितना हो जाएगा,
बहुत ज्यादा आ जाएगा यहाँ से। तो सोचो इतना ग्राम सब्सटेंस को किसी को चेंज करना होगा एनर्जी में, तो कितना एनर्जी अपने को मिल सकता है? क्यों नहीं होगा? ये तो एनर्जी दे रहा है ना, उसको जलाना है तो इसको बस इतना स्पीड देना अपने को, तो उसके अंदर ये एनर्जी। हाँ, चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें जो मास डिफेक्ट वहां लिख रहे थे, वो मास डिफेक्ट क्या है? द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट। तो मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है एक्स जेड ए, है ना? इसका न्यूक्लियर मास कितना हो गया? मास नंबर ए, और न्यूक्लियर मास बोल दें तो एएमयू लिख लें, ए एएमयू। अब इसके कंस्टिट्यूएंट का मास निकालते हैं, है ना? टोटल मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट, तो कितना आ जाएगा? जेड प्रोटॉन है, तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, प्लस ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है, तो ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। और क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन है, बट उसको नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, अगर उसको भी लेंगे तो और मजे आते हैं। तो इन सभी मास को कैलकुलेट करेंगे और इस मास को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ डिफरेंस आते हैं, है ना? जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। जितने मास का डिफरेंस आएगा, तो जितने मास का डिफरेंस आएगा तो उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ए। ये क्या हो गया हमारे लिए? मास डिफेक्ट। ये ब्रैकेट ऐसे, है ना? इसी मास डिफेक्ट को जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कितना एनर्जी उसको तोड़ने में लगेगा, चाहे उतना एनर्जी उसको बाइंड करने में लगा है। चलो लिखो इसको जल्दी। और इसी को हम क्या लिख ले ऐसे? ई बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा एम का वैल्यू यहां से ले लेंगे। तो ये जो एनर्जी आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। किसको बाइंड करके रखा? न्यूक्लियस को, इसलिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्या चीज का? मास डिफेक्ट। इस दोनों मास को जब डिफरेंस लेंगे कुछ मास का अंतर आ रहा, वही डिफेक्ट उसके लिए हो गया। आना चाहिए तो सेम, बट आता नहीं है। कैलकुलेशन करके देखने पे ये चीजें सारे एक्सपेरिमेंटल निकाले हुए, अप्रोक्सीमेशन किसी मेथड के थ्रू, और ये हर एक इंडिविजुअल को जोड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आए, क्योंकि एक्यूरेसी तो वहां भी है नहीं। ये किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ डायरेक्ट डेटा आ रहा, और मास ऑफ प्रोटॉन इस सारे इंडिविजुअल को कैलकुलेट करेंगे, कुछ और डेटा आ जा रहा, तो वो बाकी मास गया कहाँ? वो मास एनर्जी के फॉर्म में उपलब्ध है, जो क्या कर रहा है? न्यूक्लियस को बाइंड करके रख रहा है। या फिर इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर एक न्यूक्लियस ऐसा कुछ है और उसको अगर इतना एनर्जी हम दे दें तो वो अलग अलग टूट जाएगा, जेड प्रोटॉन ए माइनस जेड न्यूट्रॉन के अंदर। अब बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट है,
तो हर एलिमेंट को कंपेरिजन करना है तो इंडिविजुअल से तो होगा नहीं, क्योंकि हर के अंदर न्यूक्लियॉन्स की संख्या अलग अलग है। तो कंपेरिजन करना तो क्या करना पड़ेगा अपने को, एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ेगा जो सारे को सेम पे लेके आके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या डिफाइन कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, क्योंकि सबका फिर पता चल जाए कि एक एक न्यूक्लियॉन्स का कितना बाइंडिंग एनर्जी है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहां से लिख लेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई मास नंबर, और इसी को हम लोग बोल लेते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अब ये एक यूनिट ऑफ डिफाइन करेगा, अब एक यूनिट सबका हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आगे बढ़े, और जब सारे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के सब कंपेरिजन किया गया स्टैटिकली, सब कुछ फैसिनेटिंग चीजें आया निकल के। वो फैसिनेटिंग चीजें क्या है कि ऐसा कुछ इस एक्सिस पर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और इधर क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चाहे मास नंबर, है ना। ये लाइन यहां से स्टार्ट कर लो। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे मास नंबर हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज हो रहा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, मैक्सिमम पर पहुंच के डिक्रीज हो रहा, ये वाली पार्ट। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घटता जाएगा। तब इस ग्राफ में यही पता चला कि मास नंबर क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पहले क्या होता, इंक्रीज, मैक्सिमम पे पहुंचेगा और देन डिक्रीजेज, और इसी के अनुसार इसके स्टेबिलिटी को देखा गया। तो कुछ लाइटर न्यूक्लियर, ये वाला जो रीजन है इसको मान लिया गया क्या है, स्टेबल है, जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पे है, और उसके नीचे भी अनस्टेबल और उसके ऊपर वाला भी अनस्टेबल। और इसी वजह से फिर दो रिएक्शन का जन्म हुआ, एक फ्यूजन और एक फ्यूजन का। तो एक बन के आया, निकल के आया न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक बन के आया न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। फ्यूजन प्रोसेस में टू लाइटर न्यूक्लियाई मिलके क्या एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे। और दूसरा प्रोसेस आया न्यूक्लियर फिजन, और फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। इसमें क्या होगा कि जो हैवी न्यूक्लियस जिसके बाइंडिंग एनर्जी कम थे वो दो चीजों में जाके टूट रहे हैं और स्टेबल हो पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस रेंज में आके सारे बनेंगे, ये जुड़ के इस रेंज में जाएगा, ये टूट के फिर इस रेंज में आएगा, क्योंकि स्टेबल न्यूक्लियाई मैक्सिमम वाले पर ही बन पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक हैवी न्यूक्लियाई टू द आउटर न्यूक्लियाई में चेंज होगा,
जो लाइटर इन नेचर होगा उसके, तो जो एटॉमिक बम होते हैं उसमें क्या होता है, फ्यूजन की फ्यूजन? हाँ, एटॉमिक बम में कौन सा होता है, ये एटॉमिक बॉम्ब है। और इस प्रोसेस के लिए क्या, हाइड्रोजन बॉम्ब। फ्यूजन प्रोसेस को कराने के लिए क्या, बहुत हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। तो जो हाइड्रोजन बम बनते हैं उसके साथ एक एटॉमिक बम भी अटैच्ड रहता है। कि एटॉमिक बम फटेगा तो उससे एनर्जी गेन करेंगे, टेम्परेचर हाई होगा तब जाके हाइड्रोजन बम फटेगा, नहीं तो फिर हाइड्रोजन बम कोई काम का नहीं। चलो नेक्स्ट। चलो थोड़ा सा एक और बात बच जाता है कि इमिशन करवाते हैं, थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी के अंदर इमिशन लिखा पड़ा है, बाकी सारे जितने प्रिंसिपल थे, डिसइंटीग्रेशन, डी एन वाई डी टी, सारे कुछ खत्म गया। तो रेडियो एक्टिविटी में 3 तरह का रेडिएशन इमिट करवाते हैं हम लोग। पहला है अल्फा पार्टिकल्स इमिशन, तो
अल्फा पार्टिकल्स इमिशन अगर मान लेते हैं कोई एलिमेंट एक्स से जेड है और इससे हम क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन करवा रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा पार्टिकल किसके, हीलियम न्यूक्लियस के, है ना। अल्फा पार्टिकल किसके रिजेंबल है, हीलियम न्यूक्लियस के। तो अल्फा पार्टिकल इमिशन का मतलब एक हीलियम न्यूक्लियस बनना, तो एक हीलियम न्यूक्लियस हम बना लेते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, हीलियम 2 4। तो जो इसके पास पहले जेड एटॉमिक नंबर था, अब कितना बचेगा, Z-2, क्योंकि 2 प्रोटॉन तो ले गया कोई और, न्यूक्लियस तो बोले हम। हाँ, तो बाई जो बढ़ेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, Z-2 और मास नंबर A-4, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन होना और मास कंजर्व दोनों होना। दूसरा आता है बीटा इमिशन। बीटा पार्टिकल, और ये बीटा पार्टिकल दो तरीके के होते हैं, एक बीटा निगेटिव इमिशन, बीटा निगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होना, और एक होता है बीटा पॉजिटिव इमिशन, जो पॉजिट्रॉन के होते हैं। तो बीटा माइनस इमिशन जब होता है, तो मान लेते हैं कोई एलिमेंट एक्स जेड ए है और यहां से हमने बीटा माइनस इमिशन करवाया, तो यहां क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों और एक नया कंपाउंड बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग 0 मान के चलते हैं, तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो मास नंबर तो ए ही रहेगा। अब बताओ एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा, क्यों नहीं चेंज आएगा, अगर चेंज नहीं आएगा तो चार्ज कंजर्वेशन कैसे करेंगे हम। हाँ, तो यहां पर कौन सा, Z+1, तभी तो चार्ज कंजर्व रहेंगे। हाँ, तो यहां पर जो होता है रियलिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो यहां पर क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटते हैं, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटते हैं, और साथ में ये बनाता है क्या, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। हाँ, एक तरह का एनर्जी पार्टिकल्स है। तो बीटा माइनस इमिशन होता है तब क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, जबकि बीटा प्लस इमिशन के अंदर एक्स जेड ए है और यहां पर हम बीटा प्लस इमिशन करें तो बाई कुछ बनेगा, और यहां पर पॉजिट्रॉन होगा और शायद न्यूट्रिनो या एंटो न्यूट्रिनो होता, तो यहां ऐसा होता होगा फिर, तो Z-1, और मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ऊपर Z+1 मिट गया, चलिए इतना लिखिए। कौन सा, पहले इतना लिखो। आ, देखो ऐसा कुछ होता, बीटा माइनस इमिशन में एक न्यूट्रॉन किसमें, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉनों में टूट रहे हैं, है ना। तो यहां से क्या हो गया, एक्स जेड ए था हमारे पास, तो ये टूट रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ बना ले, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, यहां बनेगा बाई, तो एक न्यूट्रॉन इससे कम कर दिए, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन था, उसमें से एक न्यूट्रॉन हमने कम कर लिया, तो बढ़ा क्या, प्रोटॉन। जैसे ही प्रोटॉन बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाना, तो इसके अंदर बढ़ा दिए, तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, तो उसमें एक मास भी तो ऐड हो गया। हाँ,
इलेक्ट्रॉन, हाँ ये जन्म, ये इमिशन होके आ गया, बीटा माइनस इमिशन रे, और ये ए। इसीलिए एटॉमिक नंबर में कोई मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि न्यूट्रॉन था वो भी मास उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा था, यहाँ एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया वो भी मास उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा, बट यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, ए माइनस जेड, जबकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ए माइनस जेड माइनस, तो मास नंबर सेम आ रहा है इसलिए क्योंकि प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कंट्रीब्यूशन लगभग सेम होता है। अब बोलो। और बीटा प्लस इमिशन में क्या होता है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट जाता है। चलो लिखे नेक्स्ट। तो तीसरा जो इमिशन है वो कौन सा है, गामा फोटोन इमिशन। यहाँ पर क्या होता है, एक्स कोई एलिमेंट है, जेड ए, यहां से हमने गामा इमिशन करवाया, तो यहाँ फिर सेम टू सेम बन जाते हैं, यही बनता है ना। तो गामा इमिशन कराने का क्या फायदा, तो जो पहले जब ये किस स्टेट में रहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, तो कोई बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में है और उसको क्या करना है, ग्राउंड पे लेके आना है, डाउन टू अर्थ बनाना है, तो फिर गामा इमिशन करवा लेते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट या फिर मिनिमम एनर्जी स्टेट में लेके आते हैं इसको, क्योंकि टू गेन स्टेबिलिटी। चलो लिखो इसको, बस इतना काम है गामा का और कुछ नहीं कर सकता। तो उसके पास पहले बहुत ज्यादा एनर्जी था, गामा सिर्फ एनर्जी कैरियर है एक तरह का, तो वो एनर्जी लेके चला गया।
चलो अब क्वेश्चन करो। In the given nuclear reaction, the element X is 22 सोडियम 11, तो हमने एक पॉजिट्रॉन को इमिट करवाया और न्यूट्रिनो, तो जो एक्स एलिमेंट बन रहा है वो कौन सा एलिमेंट होगा? तो पॉजिट्रॉन इमिशन करवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये बीटा प्लस इमिशन। तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो सोडियम 1122 लिखा हुआ है, तो एक्स का मास नंबर भी कितना रहेगा? 22 प्लस इलेक्ट प्लस कंडीशन है उसके एक आइसोटोप है, जो रेडियो आइसोटोप है उसके लिए काम कर रहे हैं। अब इसके में क्या फर्क आएगा? प्लस में था तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने को? 10, और 10 एटॉमिक नंबर किसका? नियोन का। तो क्या ये बन रहा है एक्स जो है वो नियोन 1022। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, a nucleus with mass number 240 breaks into two fragments, each of mass number 120 120. The binding energy per nucleon for unfragmented nuclei is 7.6 mega electron volt, while that of fragment is 8.5 mega electron volt. The total gain in the binding energy in this process. ये टूटा होगा इसलिए क्योंकि पहले अनस्टेबल होगा, अनफ्रैगमेंट बिना टूटा हुआ। पढ़ते हो ना फ्रैगमेंटेशन। तो क्या करेंगे, पहले कैसा न्यूक्लियाई था? इतना बड़ा, इसका कितना मास नंबर था? 240, और इसके एक न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना था? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी पता चल जाएगा अपने को कि नहीं? अब अब क्या हुआ है, ये दो चीजों में टूट गया, 120 120। अब हर एक का जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना दिया हुआ? इस 8 पॉइंट। तो क्या हम इस दोनों न्यूक्लियस की भी बाइंडिंग एनर्जी लिख सकते हैं? तो दोनों की लिख के बताओ, इधर भी और उधर भी। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अलग अलग एनर्जी आ रहा होगा, स्टेबल हो रहा तो उसके पास कम एनर्जी होगा, और ये अनस्टेबल था तो ज्यादा एनर्जी, तो अपना एनर्जी क्या किया? रिलीज किया। तो वही उसने गेन किया होगा स्टेबिलिटी के लिए, बाइंडिंग डिफरेंस कर लेंगे उतना ही तो रिलीज या गेन किया होगा उसने स्टेबिलिटी करने के लिए। तो गेन इन बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगा? 240 इंटू 7.6 माइनस 120 इंटू 8.5 इंटू 2, 240 कॉमन ले ले, यहां जाएगा 7.6 माइनस 8.5। तो गेन क्या है, तो मतलब फाइनल एनर्जी ज्यादा होगा, तो ये माइनस ये प्लस। एक मिनट कुछ सीख लेते हैं यहां से, ठीक है। माइनस 8.5, ये कितना हो गया? माइनस 240 इंटू 0.9,
देखिए 10 हो जाएगा तो -216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ है, स्टेबिलिटी गेन किया है इसने, इसके कारण ये माइनस साइन। ये माइनस साइन आपको बताएगा क्या कि एनर्जी रिलीज करके ये स्टेबिलिटी गेन कर चुका। टू गेन स्टेबिलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, दोनों इनिशियल एनर्जी लिख लेंगे, फाइनल एनर्जी लिख लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा हर हाल में। चलो नेक्स्ट करें। हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस? तो पहले इंक्रीज कर रहा था ग्राफ, फिर डिक्रीज कर रहा था मैक्स पर पहुंच के। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ग्राफ ऐसा कुछ जैसा स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व पढ़ते हो ऐसा ही पढ़ते हैं ना। और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी ऐसा ही पढ़ते हो आप लोग। चलो नेक्स्ट। When a uranium isotope 235 uranium is bombarded with a neutron, it generates 89 krypton, 3 neutrons and, और क्या बनेगा? न्यूक्लियर रिएक्टर में यही प्रोसेस पूरा होता है कि यूरेनियम 235 92 नेचर में पाए जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, उसके साथ एक न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, ये बन जाता क्या? यूरेनियम 236 92। और इसको फिर टूटता है किसमें? पहला टूट रहा है क्रिप्टन 3689 प्लस 3 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्या बचेगा? तो मास कितना हो गया? 92। और इधर मास कितना है? 236। तो माइनस कर लेंगे 92 तो कितना जाएगा? 144। माइनस करो 236 माइनस 92 तो 144। तो जो भी कंपाउंड होगा जिसका मास नंबर क्या होगा? 144। अब बात करें 92 था में से 36 कितना बचेगा? 56। तो फिर क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो प्रोटॉन है नहीं, तो ये बन रहा और इसका 6 जिरकोनियम का सिंबल 56 एटॉमिक नंबर। तो क्या बनता दिख रहा है? जिरकोनियम 144। ये समझ में आया न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट किए तो बना क्या? यूरेनियम 236। उसमें से आपको दो प्रोडक्ट दिया हुआ, क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन बन रहा है। बाकी बचेगा जो ये होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास पहले लगा लेते हैं। हाँ हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मास लगा लेते हैं यहां से यहां तक। तो पहले 236 था, एक का मास 89, न्यूट्रॉन का मास 3 नहीं मालूम है तो x मान ले। तो x ये कितना आ जाएगा? 236 माइनस 92, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। तो 144 हो गया। ये आ गया किससे? मास कंजर्वेशन से। और उसके बाद हम चार्ज कंजर्वेशन लगा लेते हैं। जब चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे तो इधर चार्ज 92
उधर 36 मालूम है, न्यूट्रॉन के चार्ज नहीं है, मान लेते हैं नेक्स्ट वाले के पास Q होगा। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 92 माइनस 36 तो 56, और यही हमें क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन देगा। तो ऐसे प्रोसेस में क्या क्या कंजर्व रहते हैं उस बात का ध्यान रखेंगे। एक तो मास कंजर्वेशन है, न्यूक्लियर प्रोसेस जितना है। दूसरा चार्ज कंजर्व रहेगा। सारे जितनी चीजें हैं सारे कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। सारे रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन जितना भी होगा इतना चीज तो कंजर्व कंपलसरी है। आगे बढ़े। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सबस्टांस, ये एग्जांपल वही था। तो कुछ होगा न्यूमेरिकली तो मालूम है, तो क्या लिखेंगे E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर 0.5 इंटू 10 to the power -13 -3 केजी में कर लिए। सी का वैल्यू इतना का, ये कितना हो गया 0.5 इंटू 10 to the -3 इंटू 9 इंटू 10 to the power 16 4.5 इंटू 10 to the power 13 जूल। ये नेक्स्ट, a nucleus of uranium decay at rest into nuclei of thorium and helium. Then helium nucleus has less momentum than the thorium nucleus. Helium nucleus has more momentum than the thorium nucleus. Helium nucleus has less kinetic energy than thorium nucleus. Helium nucleus has more kinetic energy than thorium nucleus. है ना, तो इस बातों का वर्क एनर्जी पावर का ध्यान रखेंगे। ये यूरेनियम बड़ा न्यूक्लियस है और क्या था रेस्ट में, तो ये दो पार्ट में टूटा, थोरियम और, इसका भी मोमेंटम p होगा, इसका भी मोमेंटम p होगा। तो काइनेटिक एनर्जी p² होता है। तो मास ऑफ हीलियम क्या है कम, इसके थोरियम के कंपेरिजन में, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम ज्यादा होगा थोरियम के कंपेरिजन। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, the binding energy per nucleon in deuterium and helium nuclei are 1.1 mega electron volt and 7.0 mega electron volt respectively. When two deuterium nuclei fuse to form a helium nucleus, the energy released in the fusion process. ऐसा कुछ रिएक्शन बन रहा, हाइड्रोजन 1 2, ये दो मिला तो क्या बना हीलियम न्यूक्लियाई। तो बताइए इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा।
चलो रिएक्टेंट जैसा मान लो आप इसको केमिस्ट्री की भाषा में, तो इधर का एनर्जी लिखेंगे कितना आएगा, 2 इंटू ऐसे से 2, एक हाइड्रोजन के लिए 2 न्यूक्लियॉन्स हो गए, और ऐसे से कितने 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू 2, और एक न्यूक्लियॉन्स का कितना है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना हो गया 4 पॉइंट। पानी हीलियम बन रहा, तो इसके लिए एनर्जी लिखेंगे, तो इसके लिए जब एनर्जी लिखेंगे क्या लिखेंगे, 4 न्यूक्लियॉन्स है, और एक न्यूक्लियॉन्स का कितना है 7, तो कितना हो गया, और एनर्जी रिलीज 28 माइनस ये कितना हो रहा 23, 27, 6, तो ऑप्शन नंबर, इसमें कुछ नहीं करना, जहां भी ऐसे क्वेश्चन आए दोनों समय एनर्जी लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, वही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, fusion of nuclei is possible because the binding energy per nucleon in them, ग्राफ बस ध्यान रखेंगे, ग्राफ पे ही सारा लिखा पड़ा था वहां पर, जितनी बार बनाएंगे उतनी अलग अलग कर्व बनेगा मेरे से। तो इधर मास नंबर इंक्रीज कर रहे थे, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रहा था डिक्रीज, और उसी के कारण क्या फ्यूजन प्रोसेस संभावनाएं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी। और इधर मास नंबर, अगर यही पूछ ले फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो क्या होगा, मास नंबर एट हायर मास नंबर। मास नंबर अगर लो मास पे है तो इंक्रीज धीरे धीरे होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब जुड़ना, तो कौन जुड़ेगा, लाइटर न्यूक्लियाई, नेक्स्ट, उसमें एक और, हाँ तो उसमें एक और कंजर्वेशन जोड़ लेना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो एनर्जी भी कंजर्व ही रहेगा, तो उसमें क्या क्या लिखे थे, मास, चार्ज, मोमेंटम, एक और क्या एनर्जी भी कंजर्व रहेंगे, और दोनों तरह का मोमेंटम, एंगुलर भी और लीनियर भी। नेक्स्ट, तो एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बम, फ्यूजन टूटने में, और यही हाइड्रोजन बम होता तो फ्यूजन में, कोई दिक्कत। तो इस बार का जो एक्सपेक्टेशन दिख रहा है रेडियोएक्टिविटी हटने की वजह से, या तो साइज ऑफ न्यूक्लियस पे क्वेश्चन पूछ ले, या तो फिर बाइंडिंग एनर्जी आके, इसमें से दो यही है। साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए आपको पता है आर इक्वल टू आर नॉट टेपर पावर 1/3, और बाइंडिंग एनर्जी के लिए जैसे जैसे मास नंबर होता है वैसे पहले इंक्रीज करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, और उसके बाद डिक्रीज करता है, और इसमें क्वेश्चन एक न्यूक्लियाई 2 में टूट रहा, तो नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट की एग्जाम्पल के तौर पे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो वो बस ऊपर वाली टॉप के लिए आयरन के रेंज वाले जो है ना, उस मास नंबर वाले वो स्टेबल होते हैं मोस्टली, जो 3D ट्रांजिशन वाले एलिमेंट्स हैं, है ना, तो वो वाली, और वो ही
कि एक न्यूक्लियाई 2 में टूट जाए तो कितना एनर्जी रिलीज होगा, इस पर ज्यादा फोकस, और साइज ऑफ न्यूक्लियस। और आज की क्लास क्या कर रहे हैं, एंड करते हैं। थैंक यू।